आम्ल, भस्म और लवण। आम्ल आम्ल यौगिक पदार्थ है। अम्ल क्या होता है? यौगिक होता है, इसलिए यौगिक पदार्थ लिखा जा रहा है, जिनमें एक या अधिक, एक होगा या एक से अधिक अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन, नहीं एक हो या एक से अधिक का विस्थापन होगा। क्या चीज़ का अधिक का विस्थापन होगा? तो हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो। कैसा परमाणु विद्यमान हो? विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु रहेगा तथा जिन्हें अंशतः मैंने अपने आप या पूर्णतः अपने आप धातु रहे या धातुओं के सदृश, धातु के जैसा आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण करता है। और जब लवण का निर्माण कर देता है, लवण का निर्माण होता हो, जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है ना। हाइड्रोजन क्या है? धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल दोनों बनाता है, जिन्हें जलीय घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। अम्ल की परिभाषा हो गया, सीधा याद कर लीजिए। स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीलका को लाल करता है। कौन? अम्ल। मोटा मोटा ध्यान रखना है, अम्ल है तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस जल देता है, और लवण और जल देगा, यही हो गया अम्ल। लवण और जल का निर्माण करता है अम्ल। अम्ल का काम है नीलका को लाल कर देता है, लाल। अम्ल ल से खत्म होता है, लाल कर देता है। स्वाद में खट्टा होता है। हम बोल सकते हैं ABR। अम्ल से बेस टू रेड, ब्लू टू रेड होता है। ए से अम्ल, बी से ब्लू नीला, आर से रेड। अम्ल से ब्लू को नीला को रेड कर देता है, लाल कर देता है। ABR कर लेना, याद कर लेना बस। अम्ल के गुण देखते हैं। अम्ल अभी देख हम लोग, स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल के गुण, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे प्रबल अम्ल, जो अच्छा और प्रबल होना चाहिए, विद्युत के सुचालक हो जाता है। सोच लीजिए, कमजोर अम्ल रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन प्रबल अम्ल रहेगा, विद्युत के सुचालक होगा। अम्ल जितना है सब धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल का काम है कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। अम्ल का काम है, धातु है जी, धातु है ना, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हालांकि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके बनाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जितना अधातु सब अम्ल होता है। अम्ल भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो लवण और जल बनाता है, हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करेगा, तो लिखा क्षारक या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वही चीज़ लिख ले। भस्म को बोलते हैं क्षारक, भस्म को बोलते हैं क्षारक, भस्म को क्या बोलते हैं? क्षारक या भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या? तो अम्ल। नीले लिटमस पत्र जो है उस मिथाइल ऑरेंज है, इसको लाल कर देता है। कौन? अम्ल। पूछेगा अम्ल का काम क्या है? नीले लिटमस पत्र को और मिथाइल ऑरेंज को क्या बोलता है? मिथाइल ऑरेंज में भी लाल कर देता है। ABR तो याद रहेगा, मिथाइल याद कर लेना, इसको भी लाल कर देता है, मिथाइल को भी लाल कर देता है। क्या कहते हैं अम्ल के गुण? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छा अम्ल, प्रबल अम्ल रहेगा तो विद्युत के सुचालक होता है। अम्ल से धातु से क्रिया करके बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, धातु से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करेगा तो धातु से कहेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन भस्म और क्षार से कहेगा तो जाहिर सी बात है कि लवण और जल बनाता दोनों। भस्म को क्षारक भी बोलते हैं। नीले लिटमस पत्र को मिथाइल ऑरेंज दोनों क्या बनाता है? अम्ल काम है लाल कर देना। नेक्स्ट, अम्ल संबंधी आधुनिक विचारधारा। आर्हेनियम के आयनिक सिद्धांत। अम्ल के बारे में आधुनिक विचारधारा, अब जो कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं अम्ल के बारे में, उसके बारे में क्या बोलते हैं? जैसे आर्हेनियम बोलता है, आर्हेनियम बोला था कि आयनिक सिद्धांत बोला था, ये बोला था अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। इसी तरह याद कर लेना। अम्ल का काम है जब जल में घुलता है तो क्या देता है? अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है। याद करना, अम्ल जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, बस याद कर लेना। ये जितना भी है सब अम्ल है। ACl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये सब क्या अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियम के अनुसार हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस देता है, और क्लोरीन अलग हो जाता है। H2SO4 जल से अभिक्रिया करता है तो 2H+ SO4 माइनस देता है। HNO3 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H+ देता है, NO3 अलग हो जाता है, माइनस में अलग। CH3COOH टूटेगा तो जल से अभिक्रिया करेगा तो CH3COOH है H+, सब H+ देगा। फर्क है कि H2SO4 में 2H+ दे रहा है, बाकी में H+, और H+ हो गया तो बाकी बचा S, क्या कुछ C है, CH3COOH बना था। याद कर लेना है, इतना जरूरी नहीं है ना। इधर पूछेगा ACl सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक H2SO4 HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और CH3COOH एसिटिक अम्ल, क्या है? अम्ल के ही एग्जाम्पल है। ACl सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 CH3COOH अम्ल का ही एग्जाम्पल है।
चलिए ये तो देख लिया हम लोग। आर्यन बोला अम्ल है से जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन ब्रोंस्टेड और लॉरी का साधन क्या बोलता है? इसके अनुसार ब्रोंस्टेड और लॉरी दोनों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों। अम्ल वही पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। किसी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या दे रहा है? किसी दूसरा पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। पहला कोई अम्ल है दूसरा पदार्थ को क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। पहला है दूसरा पदार्थ को प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है पहला पदार्थ, उसी को बोला जाता है अम्ल। तो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, तो यह है अम्ल कहलाएगा। ऐसा बात बोला ब्रोंस्टेड लॉरी ने। देखिए CH3COOH आर्सेनिक में भी था, ये आर्सेनिक में भी है, ठीक ना? आर्सेनिक में भी क्या यही है CH3COOH, H+ देता है। यही क्या कह रहा है? CH3COOH एसिटिक अम्ल। यहाँ याद कर लिया अम्ल है सर H+ में हाइड्रोजन आयन देगा, प्लस में भास में। यह है आर्सेनिक के अनुसार। दूसरे पदार्थ को क्या दे रहा है ना? प्रोटॉन दे रहा है। अम्ल है सर, पूछेगा अम्ल हाइड्रोजन आयन और भस्म में भी क्या करके बनाता है? अम्ल का निर्माण होता है। जैसे अम्ल हो गया CH3COOH, हाइड्रोजन आयन CH3COOH, दूसरे प्रकार के प्रोटॉन भी कहिए या हाइड्रोजन आयन भी बनता है। HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल हो गया, H+ NO3 माइनस, ये होगा माइनस। H2O हो गया, H2O क्या देख रहे हैं? H+ OH माइनस दे रहा है। तो लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखते हैं हम लोग। तो लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो इलेक्ट्रॉन नाम से पता चलता होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता हो। देखते हैं इस पदार्थ के अनुसार लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलता है के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है, अम्ल वह पदार्थ है, पदार्थ करने के लिए अणु या आयन या यौगिक के मूलक कुछ भी हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है। मैंने एक लोन पेयर बन गया। कैसा? इलेक्ट्रॉनों का एक निर्जन युग्म। अगर इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म मैंने लोन पेयर बन गया और वो बन गया तो उसका स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है। इसी को बोलते हैं लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक निर्जन युग्म मैंने लोन पेयर स्वीकार कर गया। एक निर्जन युग्म एक लोन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उसे कहते हैं अम्ल का परिभाषा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO है और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, ट्राई लग गया तो SO3 हो गया। इसके संयोग से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का निर्माण करता है। पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये दोनों को मिलने से क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है। देखते हैं CaO है, CaO अलग कर दिया, कैल्शियम का अलग कर दिया, वो ऑक्सीजन का अलग कर दिया। जब अलग करते हैं अब SO3 भी यहाँ है, इसका अलग किया, वो तीन को वो है, 3 को यहाँ ऑक्सीजन दर्शा दिया। तो ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 है तो 8 पूरा करने के लिए 2 इसको सल्फर से लेगा, तो 2 4 6 2 8 हो गया, 8 पूरा कर लिया। और सल्फर भी 8 को पूरा कर लिया, क्योंकि सल्फर का अंतिम कक्षा में देखा जाए 5 होता है, जिस कारण सल्फर का भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर भी हो गया, 8 ऑक्सीजन का भी हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, कैल्शियम के देखा जाए तो एक कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सका, इसलिए इसको तीर से डिनोट करते हैं Ca+2। ये हो गया आपको निर्जन जोड़ी, यही निर्जन जोड़ी बच गया, 2 को निर्जन जोड़ी बढ़ गया। हम इसमें SO3 लिविस अम्ल हो गया। SO3 क्या है? यही SO3 क्या हो गया? लिविस अम्ल का लगा। सामान्यतः सभी धनायन लिविस अम्ल होता है, जितना धनायन है सब लिविस का मतलब कि प्लस माना चाहिए, ठीक ना? क्यों? कितना धनायन है सब का सब लिविस अम्ल कहलाता है। इसमें SO3 लिविस अम्ल हो गया। सामान्यतः देखा सभी धनायन, जितना धनायन है ना सब लिविस अम्ल होता है। अम्लों को वही कारण देखा जो किस मिलाते हैं। अम्ल है से स्वाद में खट्टा होता है, अच्छा अम्ल प्रबल एवं विद्युत के सुचालक होता है। अम्ल है से धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल है से धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन धातु से करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन भास्म क्षार से प्रतिक्रिया करेगा तो लवण और जल देता है। नीले लिटमस पत्र रहे या मिथाइल ऑरेंज रहे सबको लाल करता है। कौन? अम्ल। आर्सेनियम का आयनिक सिद्धांत है। आर्सेनियम बोला था कि अम्ल है से जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। ब्रोंस्टेड लॉरी बोला था अम्ल है से प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है दूसरे पदार्थ को, पहला पदार्थ से दूसरा पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, स्वीकार नहीं प्रदान करने देने की क्षमता, यही अम्ल का काम है। लिविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलता है अम्ल है से जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म एक लोन पेयर
स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा तो SCSO4 का निर्माण होता है, जिसमें SO3 का लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल हो गया। सभी धनायन जितना है लुईस अम्ल होता है। धनायन करने का मतलब कि सबके सब धातु तो आता है। धनायन मैंने कहा करता है कतरी, धनायन में तो धातु होता है, लेकिन यहाँ सभी धनायन लुईस अम्ल होता है ना, धातु भी लुईस अम्ल है। चलते हैं अम्लों का वर्गीकरण देखते हैं। अम्ल दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के अम्ल? दो प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल का परिभाषा देखते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहता है उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन दोनों रहेगा तो ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा दोनों तो आपको ऑक्सी अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ऑक्सी अम्ल। क्यों? सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब दोनों रहता है, दोनों के बात हो रहा है, जब दोनों रहेगा तब इन्हें कि हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो ऑक्सी अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 है, ये भी फास्फोरिक अम्ल है जो ऑक्सी अम्ल का एग्जाम्पल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के क्रम में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रस अम्ल HNO2, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रस अम्ल हो गया। नाइट्रस अम्ल हो गया। नाइट्रस को बोलते हैं HNO2 लगाते हैं। ट्रस है डबल ये जो रहेगा। तो चलिए हाइड्रा अम्ल, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन रहता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। केवल हाइड्रोजन रहेगा तो उसे कहते हैं हाइड्रा अम्ल। हस हाइड्रोजन हस हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, माने इसमें ऑक्सीजन, इसमें देखा जाए ऑक्सीजन नहीं रहता है तो हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए नाम इसको हाइड्रा अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में रहता है। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr हाइड्रोबियर से हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया, केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रो आयोडिक अम्ल है। हाइड्रोसायनिक अम्ल क्या है? हाइड्रोसायनिक को बोलते हैं हाइड्रोसायनिक अम्ल। तो क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल, सब हाइड्रा अम्ल है। अम्लों के उपयोग देखते हैं। कहाँ अम्ल का उपयोग होता है? अम्ल का उपयोग देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है। जब पेट्रोल का है ना साफ सुथरा होता है तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में भी काम आता है। विस्फोटक मैंने बम बनाने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। रंग में भी काम आता है और रंग और औषधि बनाने में भी आता है काम। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। संचायक बैटरी में तो देख कर रहे हैं है ना, संचायक बैटरी रहता है, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में विस्फोटक पदार्थ, रंग, औषधि, संचायक, बैटरी में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग एक और नाम दिया जाता है साधुग्र ओलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साधुग्र ओलियम भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायन का राजा बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? रसायनों का राजा। आयल ऑफ ब्यूटाइल या कस्सी तेल भी कहते हैं। साधुग्र ओलियम या आयल ऑफ ब्यूटाइल या कस्सी तेल भी कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब चलते हैं नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधियों के निर्माण में होता है। जैसे औषधि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल काम आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का काम आता है, उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3 का भी काम आता है औषधि के निर्माण में। चाहे हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल रहे या नाइट्रिक अम्ल रहे, दोनों काम है औषधि निर्माण में, है ना। उर्वरक बनाने में, उर्वरक में खेत में खाद बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, जिसमें उर्वरक में नाइट्रोजन रहता है 46% बनाने में। फोटो खींचने में काम आता है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। विस्फोटक पदार्थ के निर्माण, विस्फोटक पदार्थ भी रहेगा उसमें भी, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के भी है विस्फोटक पदार्थ और नाइट्रिक अम्ल का भी काम है विस्फोटक पदार्थ। अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने का मतलब क्या? ऐसे रसायन का राजा कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्योंकि अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल। प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में तो क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग HNO3 का। औषधि निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल की तरह उर्वरक, फोटोग्राफी में भी काम आता है नाइट्रिक अम्ल। विस्फोटक पदार्थ जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की तरह नाइट्रिक अम्ल के बाद काम भी है ना, विस्फोटक बनाना। अम्लराज में भी आता है नाइट्रिक अम्ल, प्रयोगशाला में भी काम आता है। तो नाइट्रिक अम्ल के हम लोग नाइट्रिक अम्ल अम्लों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पूछेगा सबसे शक्तिशाली अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल सबसे शक्तिशाली है अम्लों में। क्या कहता है? सोना चांदी के शुद्ध करता है। नाइट्रिक अम्ल से किसका शुद्ध होता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है सोना चांदी के शुद्धिकरण में होता है, जो अम्लों का राजा कहलाता है। अम्ल राज बनाने में आता है नाइट्रिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में भी आता है नाइट्रिक अम्ल की तरह। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रयोगशाला में काम आता है। अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल का भी काम देख रहे हैं, है ना। नाइट्रिक अम्ल का भी काम है अम्लराज, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी काम है अम्लराज बनाने में। जो रहता है ये कितना तो रहता है, 1 अनुपात कितना, ये 1 अनुपात में रहता है, 3 अनुपात में रहता है, देख लीजिएगा। अम्लराज बनाने में आता है
रंग औषधि के निर्माण में आता है। रंग औषधि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का भी काम आता है। रंग औषधि निर्माण में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल की तरह, अम्लराज नाइट्रिक अम्ल की तरह, औषधि निर्माण में आता है नाइट्रिक अम्ल की तरह। 3:1 पर रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसमें जब अम्लराज बनता है ना, अम्लराज जब बनता है तो उसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग 1 रहता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रहता है 3 के अनुपात में। कब जब अम्लराज बनाते हैं तब। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल संतृप्त वसीय एसिड कहलाता है। एसिटिक अम्ल कब बोलते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल है। संतृप्त वसीय अम्ल कौन कहलाता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो एसिटिक अम्ल संतृप्त वसीय अम्ल है। विलायक रूप में सिरका निर्माण में, कोई विलायक मतलब कोई चीज़ घुलाना है तो एसिटिक अम्ल डाल दो, घुल जाएगा। सिरका के निर्माण में भी आता है ना, सिरका बनाते हैं हम लोग। एसीटोन बनाने में, एसिटिक अम्ल ए से एसिटिक, ए से एसीटोन बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में। जाहिर बात सिरका खट्टा होता है तो खट्टे पदार्थ बनाने में, इसलिए एसिटिक से एसीटोन बनाने में काम आता है। देख क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल का वसीय अम्ल भी कहते हैं। विलायक रूप में काम आता है एसिटिक अम्ल का प्रयोग। सिरका बनाने में आता है, एसीटोन बनाने में, खट्टे पदार्थ के निर्माण में भी काम आता है। किसका, एसिटिक अम्ल का प्रयोग। देखिए सिरका में 5% सूखी एसिटिक अम्ल रहता है। सिरका में कितना रहता है, 5% रहता है अम्ल। सिरका में क्या कहता है, 5% रहता है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जो बिच्छू के डंक में रहता है, जीवाणुनाशक रूप में, इसलिए जीवाणु को नाश कर देता है बिच्छू के डंक। फलों को संरक्षित करने में, क्योंकि फल में भी जीवाणु लगता है, उसको संरक्षित करने में आता है फॉर्मिक अम्ल। रबड़ के स्कंद में, चमड़ा उद्योग में आता है काम। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, आईपी एक नाम है, आईपी एक नाम है। तो क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक में आता है, फल के भी संरक्षण करने में। रबड़ के स्कंद जो होता है, रबड़ के स्कंद, उसमें भी फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चमड़ा उद्योग होता है, उसमें चमड़ा उद्योग में भी फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, कपड़ों की छपाई में होता है। हालांकि फोटोग्राफी देख रहे थे हम लोग, नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। कपड़ा की जो छपाई होता है और रंगाई होता है, उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और जब कपड़ा की छपाई और रंगाई में हो गया तो चमड़े के विरंजक के रूप में भी काम आता है। चमड़ा के विरंजक मैंने साफ सुथरा करने में आता है, जूता पॉलिश करने में। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने में। चमड़े के जो विरंजक होता है ना जी, मैंने रंगाई करने में, चमड़ा के अथी पर कचरा को साफ करने में काम आता है। कपड़े पर स्याही के धब्बा को हटाने में भी काम आता है। क्या कहता है ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में नाइट्रिक अम्ल की तरह, कपड़ों की छपाई में भी आता काम, रंगाई में भी, चमड़े के विरंजक रूप में, कपड़े पर स्याही जो लग जाता है उसको धब्बा को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग देखते हैं, ये ऑक्जेलिक हो गया, बेंजोइक देखते हैं। दवाई खाद्य पदार्थ को संरक्षण में, ऑक्जेलिक अम्ल है कपड़ों की छपाई। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग देख रहे हैं, जीवाणु के फलों को संरक्षित करने में आता है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है फलों को संरक्षित करने में। लेकिन बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है दवाई खाद्य पदार्थ को संरक्षण में। दवाई को या खाद्य खाने वाला जो पदार्थ होता है मिठाई उठाई, उसको बेंजोइक अम्ल से ही सुरक्षित रखता है। अब फल को सुरक्षित रखता है फॉर्मिक अम्ल से, फल से फल को संरक्षित करना। साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है दवाई खाद्य पदार्थ को संरक्षण में। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातु को साफ करने में। कोई भी धातु है, धातु को कचरा लग गया, उसको साफ करना है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल से साफ कर दो, किसका, धातु के साफ कर दो। खाद्य पदार्थ दवाओं को निर्माण में, कपड़ा उद्योग में खाद्य पदार्थ बनाना है तो साइट्रिक अम्ल से बनेगा। दवाई के निर्माण भी करना है तो साइट्रिक अम्ल से। कपड़ा उद्योग में भी आता है साइट्रिक अम्ल, कपड़ा उद्योग साइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं साइट्रिक अम्ल, धातु को सफाई करने में, खाद्य पदार्थ दवाई के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में काम आता है। एक दवाई के संरक्षण में कहेगा तो बेंजोइक अम्ल होता है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। यदि परिभाषित कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोट। नाइट्रिक अम्ल की तरह, नाइट्रिक अम्ल काम है विस्फोटक बनाने में, और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी काम है विस्फोटक बनाने में। रंग औषधि बनाने में, संचायक बैटरी में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग देख रहे हैं, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल साधुग्र ओलियम कहते हैं इसको, रसायन का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। आयल ऑफ बिटाइल या कशिश तेल भी कहते हैं। और नाइट्रिक अम्ल देखते हैं, इसका एचएनएच कहते हैं। अम्लों में सबसे शक्तिशाली है। सोना चांदी को शुद्ध करने में काम आता है नाइट्रिक अम्ल, सोना चांदी को। औषधि के निर्माण में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल की तरह। उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल की तरह। अम्लराज बनाने में 1 अनुपात में, प्रयोगशाला में अभिकारक रूप में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकारक रूप में आता है। अम्लराज बनाने में, रंग और औषधि निर्माण में आता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग विलायक रूप में कोई मिला देता है सिरका के निर्माण में। जो सिरका में एसिटिक रहता है 5% एसिटिक अम्ल रहता है। एसीटोन बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल जो बिच्छू के डंक में रहता है, चींटी में रहता है, चींटी में भी रहता है, जीवाणु को नाश करने में, फल को भी संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंद में, चमड़ा उद्योग में। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में और रंगाई में, चमड़े के विरंजक रूप में, कपड़ा पर स्याही के जो धब्बा गिर जाता है उसको हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल देखते हैं, दवाई खाद्य पदार्थों को संरक्षण में।
और फल को संचय में फर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल धातुओं को साफ करने में और खाद्य पदार्थ दवाई के निर्माण में कपड़ा उद्योग में। अम्ल का पीएच सबसे कम होता है। अब चलते हैं भास्म की ओर। भास्म कर देते हैं। भस्म 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 धातु या धातुओं के शत्रु शासन करने वाले मुल्कों के वे जो है ये भी जौके होता है। भस्म भी जो मुल्कों जो अम्ल है जी अम्लों से अभिक्रिया कर लवण जल देता है। अम्ल भी है से अम्ल से भस्म से या क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल देता है, लवण जल। अब भस्म भी है से भस्म से अम्ल से करेगा लवण जल देता है, दोनों एक दूसरे से करेगा तो लवण जल देता है। भस्म धातु या धातु से शत्रु शासन करते हैं। जब भस्म के गुण देखते हैं, क्षार अब भस्म में भी आता क्षार, स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। प्रबल क्षार रहेगा, चिकना लगता है। साबुन जैसा छुएगा तो चिकना लगेगा, इसलिए साबुन क्षार है। प्रबल क्षार मजबूत क्षार विद्युत के सुचालक। अब प्रबल अम्ल भी देखे थे तो विद्युत के सुचालक होता है। प्रबल अम्ल रहे या क्षार रहे दोनों विद्युत के सुचालक। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण जल देता है ना। भस्म से अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल, और लवण से अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल बनाता है। दोनों एक दूसरे से वही काम करता है। BRB ब्लू बेस, बी से बेस होता है भस्म। BRB ब्लू भस्म से रेड टू ब्लू करेगा, रेड टू ब्लू। लाल को नीला कर देता है कौन? भस्म। भस्म का काम है स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। भस्म साबुन जैसा चिकना लगता है। विद्युत प्रबल क्षार रहेगा या प्रबल अम्ल रहेगा, दोनों रहेगा तो विद्युत के सुचालक होता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो लवण जल बनाता है भस्म, या अम्ल से भस्म से प्रतिक्रिया करेगा क्षार से तो लवण जल बनाता है। एक दूसरे से ई करेगा एकरा से, ई करेगा एकरा से, बात एक है बनाएगा लवण जल। बेस से रेड टू ब्लू करता है BRB। क्षार लाल लिटमस को नीला करता है और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को क्या बोलता है? करता पीला करता है कौन? क्षार। अम्ल में देख रहे हैं क्या? अम्ल में नीला लिटमस पत्र, और अम्ल का काम था गुण है ये तो याद है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। मिथाइल ऑरेंज को लाल कर रहा है, दोनों को लाल करता है मिथाइल। अम्ल है अम्ल, दोनों को लाल। इस ये भी याद है, रेड अंत में लग गया तो रेड बनेगा। मिथाइल ऑरेंज है या नीला लिटमस पत्र, दोनों को लाल करेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं है ना, क्षार में देख रहे हैं हम लोग है ना। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, रेड को ब्लू बनाता है। लेकिन मिथाइल रहेगा तो ब्लू नहीं बना, मिथाइल को पीला कर देता है। यही अंतर है दोनों में। अम्ल का काम था मिथाइल ऑरेंज को रेड बना देना, लाल बना देना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्षार का काम है, चाहे क्षार का काम मिथाइल ऑरेंज रहेगा उसको पीला करेगा, पीला। क्षार में तेल और गंधक घुलने की क्षमता होती है। तेल घुल जाएगा, गंधक सल्फर जो रहता है वो भी घुला देता है। ये दोनों घुल जाएगा किसमें? क्षार में। इसलिए साबुन गुण बनता है क्षार का बनता है। तेल और गंधक घुल जाता है क्षार में। क्षार कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करता है। तेल गंधक पदार्थ को भी, तीनों तेल गंधक कार्बनिक पदार्थ तीनों से कोई है नष्ट करता है क्षार। फिनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को तो पीला करता है ना। अम्ल में कोई दिक्कत नहीं है, लाले करेगा दोनों। मिथाइल ऑरेंज रहे या नीला रहे उसको लाले करेगा। लेकिन क्षार में मिथाइल ऑरेंज को पीला करेगा और मिथाइल ऑरेंज को पीला, और फिनोल्फथालीन को गुलाबी करता है। गुलाबी करेगा कौन? क्षार। फिनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है। लवण के घोल में डालने जाने पर, लवण है ना तो प्राय लवण के घोल में है ना, लवण का मतलब राशिकरण जो चीज़ रहता है उसमें घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड को अक्षेपित कर देता है। हम कह सकते हैं क्षार से धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड अक्षेपित करता है। चलते हैं भस्म संबंधी आधुनिक विचारधारा। आर्हेनियम का आयनिक सिद्धांत। आर्हेनियम का हम लोग एक अम्ल का सिद्धांत देखे थे, जिसमें आर्हेनियम बोला था अम्ल के बारे में कि अम्ल है से हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। देखिए आर्हेनियम बोला था अम्ल के बारे में आर्हेनियम के आयनिक सिद्धांत में अम्ल है से जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, लेता नहीं है। जब यही कह रहे हैं यहाँ पर आर्हेनियम का आयनिक सिद्धांत बोलता है भस्म के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार, मैंने आर्हेनियम के सिद्धांत के अनुसार भस्म में पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देता है, जल में घुल करके हाइड्रोजन OH देता है, दोनों देता है। चाहे अम्ल भी देता है या हाइड्रोजन भस्म भी देता है। फर्क नहीं है कि अम्ल घुलेगा, अम्ल जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, अब भस्म जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन देगा। वो प्लस में देगा या माइनस में देगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जल में घुलेगा तो हाइड्रोक्साइड दे दिया और सोडियम अलग हो गया। NH4OH जल में घुला तो है ना NH4OH जल में घुला तो हाइड्रोक्साइड अलग हो गया और NH4 अलग हो गया। तो NH4OH ये दोनों का है भस्म है, क्षार है। ब्रॉन्सन लॉरी बोला था के अनुसार भस्म की परिभाषा, ये तो बोला कि चल भाई आयरन तो बोला कि चलो भस्म जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड देता है, लेकिन ब्रॉन्सन लॉरी बोलता है कि भस्म पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। दूसरा पदार्थ से क्या ग्रहण करेगा ये भस्म? प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जबकि यही अम्ल में देख रहे थे ब्रॉन्सन लॉरी बोले था कि दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, देता है। अब ब्रॉन्सन लॉरी बोल रहा है भस्म के बारे में कि ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? प्रोटॉन। कौन? भस्म किसी दूसरे पदार्थ के प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वही चीज़ है OH और हाइड्रोजन दोनों मिलेगा। H2O ग्रहण करने का मतलब दोनों मिल गया। प्रोटॉन प्रदान कर दिया मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया। CH3COOH दोनों अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग, दोनों मिल जाएगा तो CH3COOH ये हो गया, दोनों मिल गया तो समझे कि भस्म हो गया। अब अलग हो गया, इसी को टुकड़ा इधर अलग हो जाता है, अलग हो गया तो अम्ल हो गया। लिविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोले था अम्ल के बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर शेष रह जाता है, उसे लिविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें SO3 देख रहे थे। इसमें देख रहे हैं भस्म के बारे में। भस्म पदार्थ जो जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे भस्म कहते हैं। हाइड्रोनियन आयन का बनना निर्जन जोड़ी कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन ये निर्जन जोड़ी कहलाता है। H2O लिविस भस्म। भस्म के प्रकार, भस्म या क्षारक दो प्रकार के होते हैं। भस्म का ही क्षारक है, दोनों दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक जल में विलय भस्म, जो भस्म जल में घुल गया उसका जल में घुलने वाला भस्म कहलाएगा। जो जल में नहीं घुलता उसको बोलते हैं अविलय भस्म। विलय भस्म घुलेगा तो विलय भस्म, ना घुलेगा तो अविलय भस्म। क्षार वैसा भस्म जो जल में विलय होता है, क्षार कहलाता है ना। जो विलय भस्म इसी को कहते हैं क्षार, घुलने वाला विलय भस्म को क्षार कहते हैं। वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। कहीं कोई आदमी क्षार बोलता है इसका मतलब कोई भस्म है जो घुलने वाला पानी में घुलता है भस्म, उसको क्षार कहते हैं, एल्काली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का है, क्षार तो है लेकिन पानी में घुलने वाला है, जिसके कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यही अमोनियम था, देखेंगे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। चलिए नेक्स्ट, तो जल में घुलने वाला कौन कौन क्षार हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सभी क्षार भस्म क्षारक होते हैं, भस्म मतलब क्षारक, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसका कारण है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं है। कहने मतलब कि भस्म दो प्रकार का होता है, जल में घुलने वाला, नहीं घुलने वाला। तो हम कहने का मतलब है अगर भस्म कह रहा है तो जल में विलय सभी भस्म क्षार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सभी क्षार भस्म हो सकता है, क्योंकि क्षार बनता है भस्म से, और भस्म बनता है तो वैसा भस्म से बनता है जो जल में घुलने वाला क्षार। तो क्षार पानी में घुल रहा है तो हम कहते हैं क्षार से बेटा है भस्म के लिए, भस्म का भी बेटा हो सकता है क्षार के नहीं। चलिए नेक्स्ट, जल में अविलय क्षारक, इसका नाम जल में घुलने वाला क्षारक को तो हम बोलते हैं क्षार, लेकिन ना घुलने वाला का नाम नहीं है, इसको याद करना होगा। जल में अविलय क्षारक, जल में अविलय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तो बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कह रहा है ये इसका अर्थ हुआ जल में ना घुलने वाला जो भस्म या क्षारक है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जरूर, लवण जल भी बना देता है। तो पहले ही पढ़े हम लोग कि भस्म से अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण जल बनाता है। तो जल में ना घुलने वाला भी भस्म वो भी तो लवण जल बनाएगा, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अब सोचे कि जल से अभिक्रिया कर लिया, अम्ल से अभिक्रिया कर लिया, कौन? जल में ना घुलने वाला भस्म, तो अब भस्म कहलाएगा, है भस्म है लेकिन भस्म जैसा देखने में नहीं लगेगा, वही करा, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्षार के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, यह है जल में न घुलने वाला ही भस्म कहलाता है। भस्म का यह क्षारक है, जल में न घुलने वाला ही क्षारक है या भस्म है, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल देगा, लेकिन क्षार जैसा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जिंक ऑक्साइड ZnO, फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जंग का एग्जाम्पल हो, जंग लोहा में जो जंग लगता है उसका एग्जाम्पल हो गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जल में न घुला, एल्युमिनियम जल में घुलता है, नहीं घुलता है, ऐसे याद कीजिए। फेरियम लोहा जो घुलता है, नहीं घुलता है, ऐसे याद कीजिए। जिंक लोहा
अल्युमिनियम नहीं घुलता। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH, कॉपर भी जल में नहीं घुलता है, इसलिए जल में न घुलने वाला ही भस्म कहलाएगा। फेरस ऑक्साइड FeOH का होल 2, FeOH का होल 2, खाली FeO लग रहा है तो फेरस ऑक्साइड कहलाता है। देखिए Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हो गया Fe2O3, लेकिन FeOH का होल 2 रहेगा तो फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, जल में न घुलने वाला क्षारक, क्षार का गुण प्रदर्शन नहीं करता, यह ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड ZnO, फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो फेरिक ऑक्साइड जंग, लोहे के जंग का एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 2, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्षार के एग्जाम्पल क्या देख लो, जो जल में घुलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम और पोटेशियम दोनों में हाइड्रोक्साइड लगे तो हो गया क्षार कहलाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक में OH लग गया तो समझिए कि क्षार कहलाएगा। क्षार का अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक में OH है तो क्षार कहलाएगा। क्षार के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि OH लग रहा है। अब जल में न घुलने वाला क्षार कहलाता है जिसमें OH नहीं लगा, O लग O चाहे फेरस रहे है ना, या जिंक रहे। जिंक फेरस ऑक्साइड, जिंक से जिंक ऑक्साइड, फेरस से फेरस ऑक्साइड, फेरिक से फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 2। हालांकि OH लगल है फिर भी जल में न घुलने वाला ही कहलाएगा आपको। क्या जल में न घुलने वाला ही कहलाएगा आपको भस्म। भस्म और क्षार के उपयोग, भस्म के और क्षार का उपयोग, सभी क्षार भस्म हो सकता है लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकता है। तो हम लोग अम्ल के बारे में उपयोग देख लिए थे, हम लोग भस्म के बारे में देखते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम इसमें भस्म भी क्षार दोनों रहेगा, जल में घुलने वाला और ना घुलने वाला भी दोनों मिलावटी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो OH लगे तो जल में घुलने वाला ही है ना, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, जिसको चूने का पानी भी बोलते हैं। घरों में चूना पोतने में काम आता है, इसलिए चूने का पानी का प्रयोग करते हैं। गारा एवं प्लास्टर बनाने में, गारा देखते हैं प्लास्टर, उसको बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं बिरंजे चूर्ण में, ब्लीचिंग पाउडर बिरंजे चूर्ण हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बिरंजे चूर्ण में आता काम बनाने में। जल को मृदु बनाने में, पीने ला पूछेगा, जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH का होल 2, चूने का पानी कहते हैं। आजकल भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, चूना डाल करके जल को मृदु बना देता है। आंवले के जलन पर मरहम पट्टी करने में, आंवले से अगर जल जाता है, आंवले से किससे, अगर आंवले से जल जाता है उसको मरहम पट्टी करने में काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, है ना, चमड़ा के ऊपर बाल आ गया उसको साफ कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में काम आता है। अभी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बिरंजक चूर्ण, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ तक रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में काम आता है। यही ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग है ना, ऑक्जेलिक अम्ल में काम आता है, ऑक्जेलिक अम्ल में। तो क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जिसको चूने का पानी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 है, होल 2। घर में चूना पोतने में, जो गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बिरंजक चूर्ण में, जल को मृदु बनाने में, आंवले के जलन पर मरहम पट्टी करने में, चमड़ा के ऊपर जो बाल होता है उसको साफ करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी के जो अम्ल है, मिट्टी में अम्ल ज़्यादा हो गया उसमें उसको दूर करना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, खत्म हो जाएगा। कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा साबुन बनाने में काम आता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में आता है। हालांकि पेट्रोलियम को शुद्ध करने में सल्फ्यूरिक अम्ल का भी काम आता है, ठीक ना, H2SO4 का भी काम आता है, ठीक ना। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा कागज में, कागज बनाने में, कपड़ा भी कागज, कपड़ा या कागज बनाने में, दवाई के निर्माण में, है ना, दवाई के निर्माण में, घरों और कारखानों को साफ करने में काम आता है। क्या कहते हैं, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में, कपड़ा और कागज बनाने में, दवाई के निर्माण में, घर कारखाना जो है उसको शुद्ध करने में, साफ करने में, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। यह भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में काम आता है प्रतिकर्मक के रूप में। मुलायम साबुन निर्माण में, पूछेगा मुलायम होना चाहिए, मुलायम साबुन किससे बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है मुलायम साबुन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा, इसको से भी साबुन बनता है, लेकिन मुलायम लग जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम से भी बनता है और पोटेशियम से भी बनता है। क्या, मुलायम साबुन। फर्क है, मुलायम लग जाएगा तो पोटेशियम लगा देना है बस। मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 और SO2 जैसे गैसों के अवशोषक रूप में, जिस जगह पर जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, इसको गैस को हटाना, सोख करके भेज देना दूसरा जगह, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रयोगशाला के प्रतिकर्मक में, मुलायम साबुन में के निर्माण में, CO2
SO2 गैस को अवशोषक के रूप में काम आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं बुझा चूना, क्या बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या बोलते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू था, होल टू चूने का पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको मकान बनाने में गारे के रूप में, हालांकि मकान बनाने में इसका भी प्रयोग आ रहा था, है ना, गारा के रूप में, प्लस के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग हो रहा था। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको मकान बनाने में गारे के रूप में होता है प्रयोग। प्लास्टर कास्टिक सोडा के निर्माण में, कास्टिक सोडा कहने का मतलब कि कास्टिक सोडा कहने का मतलब कि देखिए ये इसको निर्माण में कास्टिक सोडा NaOH, यही कास्टिक सोडा से, है ना, पूछेगा कास्टिक सोडा किससे बनता है, तो कास्टिक सोडा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। क्या बनता है कास्टिक सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से बन जाता है साबुन, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, कपड़ा कागज में, दवाई निर्माण में, घर और कारखानों को साफ करने में कास्टिक सोडा, है ना। और बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO से बनता है। मकान बनाने में भी इसका प्रयोग होता है गारे के रूप में। कास्टिक सोडा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट के निर्माण से सोडियम कार्बोनेट भी बनता है इसको से NaNO3 सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर करने का मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में या विरंजक चूर्ण कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और इधर भी काम आता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड का भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। क्या कहते हैं एक बार मिला लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बार यहाँ मिला लेते पूरा पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू, MgOH का होल टू किसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू। पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। पेट में ज़्यादा अम्ल हो गया तो दूर कर दो, कौन सा भस्म में छार खा करके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू खाओ, खत्म करो। नेक्स्ट, अम्ल विषाक्तीकरण के, माने अम्ल में ज़्यादा विषाक्तीकरण में पॉइजनिंग हो गया, ज़्यादा पॉइजन हो गया अम्ल में, एंटीडोट के रूप में आता है ना, वही हो गया आपका। और पेट में अम्लता दूर करने, मतलब पेट में ज़्यादा अम्ल हो गया, पेट में अम्ल से पॉइजन का काम करने लगा, तो वही एंटीडोट खाओ। किसका एंटीडोट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसी को खाओ, एंटीडोट खाओ, खत्म हो जाएगा पेट में अम्लता के रूप में। चीनी उद्योग में मोलासिस में काम आता है, मोलासिस से चीनी तैयार करने में, चीनी उद्योग में भी काम आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मोलासिस से चीनी बनता है, चीनी कैसे बनता है, मोलासिस से चीनी तैयार करने में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू मैग्नीशियम का दूध भी बोलते हैं। क्या होता है मैग्नीशियम का दूध, तो क्या कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में पेट की अम्लता को दूर करने में, है ना। अम्ल ज़्यादा हो गया तो उसको एंटीडोट बनाने में। चीनी उद्योग में होता है काम, अगर मोलासिस से चीनी तैयार करना है तो। अब चलते हम लोग मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, खाली MgOH लग जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड खाली करना है, हाइड्रो लग जाता है, हाइड्रो रहेगा, तो हाइड्रोन यहाँ नहीं है, खाली ऑक्सीजन है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका भी निर्माण होता है औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, रबड़ पूरक के रूप में एक और चीज का प्रयोग हो रहा था, फार्मिक अम्ल जो देख रहे हैं, है ना, फार्मिक अम्ल, इसमें भी रबड़ का स्कंद में आ रहा था जी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO औषधि निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में, बॉयलर के प्रयोग में, तो मैग्नीलिया भी बोलते हैं इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीलिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं देख लेते हैं, रिवाइज मार लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल टू, चूने का पानी भी बोलते हैं इसको। घर में चूना पोतने में कैल्शियम ऑक्साइड की तरह, गारा या प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड की तरह, है ना। जल को मृदु बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अम्ल के जलन पर जल जाता है उसको मरहम पट्टी करने में, चमड़ा के ऊपर बाल को साफ करने में, मिट्टी अम्लता दूर करने में। कास्टिक सोडा जो खुद बनता है कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कास्टिक सोडा, यही कास्टिक सोडा से कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहिए। साबुन बनाने में पेट्रोलियम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा का। कपड़ा और कागज में बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। दवा निर्माण में, घरों और कारखानों को साफ करने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। प्रयोगशाला में मुलायम साबुन बनाने में, खाली साबुन कहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। मुलायम साबुन कहेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। CO2 SO2 का अवशोषण में काम आता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH मकान बनाने में गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में काम आता है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं NaNO3। नेक्स्ट, इधर है मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 है ना, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। मैग्नीशियम का दूध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम का दूध। पेट की अम्लता को दूर करने में, आम्ल ज़्यादा हो गया, विषाक्तीकरण हो गया, आम्ल जब पॉइजन काम करने लगता है एंटीडोट बनाने में। चीनी उद्योग में भी आता है, कब, जब मोलासिस से चीनी तैयार करते हैं तो। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं मैग्नीशिया बोलते हैं जी, मैग्नीलिया नहीं। मैग्नीशिया किसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहते हैं, MgO। औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक में, बॉयलर के प्रयोग में, देखिए बॉयलर पूछेगा, बॉयलर के प्रयोग में मैग्नीशियम या ऑक्साइड के या मैग्नीशिया का प्रयोग करता है। भस्म या क्षार का पीच में साफ अधिक होता है। अब चलते हैं तो लवण, लवण बोलते हैं, लवण या साल्ट बोलते हैं इसमें। लवण वैसे यौगिक है जो अम्ल में विद्यमान विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु को धातु या धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। धातु या धातु के सदस्य का धातु नहीं रहता इसमें, है ना। कहने का मतलब हुआ लवण वैसा पदार्थ यौगिक है जो अम्ल में विद्यमान, अम्ल में क्या रहता है, हाइड्रोजन परमाणु को धातु से या धातु का आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्णतः आंशिक रूप से विस्थापित कर देता है। जब अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा ना, हाइड्रोजन उसको धातु से क्रिया कर करके, है ना, विस्थापित कर देता है। अम्ल काम है, देखो अम्ल है होता है, एक अम्ल में हाइड्रोजन अभिक्रिया कराओ, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन रहता करता है, कराएगा, अम्ल में हाइड्रोजन रहता है तो सही बात है, ये हाइड्रोजन को धातु से क्रिया करा के अलग कर देता है। किसको अलग करता है, हाइड्रोजन को। देखिए कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल हो गया, अम्ल में का हाइड्रोजन है तो अम्ल में हाइड्रोजन है, सही है। ये कहा हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु या धातु के साथ क्रिया करा के अलग कर देना। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन भी है इसमें, है ना, अम्ल में हाइड्रोजन है, इसको धातु से क्रिया करा रहा है, जिनका क्या धातु है, क्रिया करा है तो हाइड्रोजन अलग हो गया ना अलग, इसी को बोलते हैं लवण हो गया। ZnSO4 का जिंक सल्फेट कहलाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी अम्ल है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग NH4OH से हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कराएंगे तो जाहिर सी बात है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बाहर निकल रहा है, NH4Cl बन रहा है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बन रहा है कौन, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, लवण बन रहा है। अर्थात अम्ल और क्षार भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा जो लवण कहलाता है। कहने का मतलब हुआ अम्ल के साथ कहो या क्षार के साथ जब भी अभिक्रिया था, जबकि क्षार था नहीं, अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक है, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनता है। वही कर अम्ल और क्षार भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ दूसरा बना जो एक लवण कहलाता है। ये जल बना, जल का दूसरा जो यही लवण कहलाता है। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के साथ बनने वाला जो जिंक सल्फेट यही लवण कहलाता है। दोनों के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन के अलावा जब बचता है वो कहलाता है आपको जिंक सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करा रहे हैं, अम्ल को किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, क्षार से, तो जल बनता है। जल के बाद दूसरा जो क्या बन रहा है, लवण बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लवण बन जाता है। वही कह रहा है अम्ल और क्षार ये अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, दोनों अभिक्रिया करता है। जल के साथ बना दूसरा जो जल तो बनवे क्या 10 जल के साथ दूसरा बना जो लवण कहलाता है, लवण है। ये ClNOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, क्षार है, दोनों का अभिक्रिया करेगा जल बना। जल के अलावा दूसरा जो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनाता है। लवणों का वर्गीकरण, लवण को निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया है। एक सामान्य लवण होता है, एक अम्लीय लवण होता है, एक भास्मिक लवण होता है, मिश्रित लवण का मिश्रित, एक होता है आपको जटिल लवण। यहाँ से सवाल उठ रहा है, जब अम्ल धातु से, जिंक का धातु है, सभी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, साथ में जिंक सल्फेट बनता है, लवण बनता है। जब यही अम्ल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है, जब इसी अम्ल जब हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा यानी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, जल बनता है। जल के अलावा लवण बनाता है। लवणों का प्रकार, लवण का वर्गीकरण निम्नलिखित भाग बांटा गया है, देख लिए। सामान्य लवण, किसी अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा निर्मित लवण को सामान्य लवण कहते हैं। कोई अम्ल है उसे हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण हो जाता है, अम्ल से किसका गायब हो जा रहा है, हाइड्रोजन का गायब होना, सामान्य कहलाता है ना, सामान्य लवण कहलाता है जब हाइड्रोजन गायब रहेगा तब। दूसरे शब्दों में कह सकते लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सी आयन से मुक्त होता है, ना उसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा, ना ही हाइड्रोक्साइड OH रहता है, मुक्त रहता है, दोनों से कोई नहीं रहेगा, है ना, ना ही OH रहेगा, इसमें सामान्य में OH भी नहीं रहेगा और H भी नहीं रहेगा, सामान्य लवण कहलाता है। जैसे सामान्य लवण Na2SO4, इसमें हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड है, OH है लेकिन OH नहीं है, Na2SO4, CSO4 है ना, Na3PO4, Na2S, सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, FeCl3 आदि, K2SO4, Al2SO4, H2O, Al2SO4,
4H2, Al2SO4, Al2 SO4 24H2। समान लवन वाले तो Na2SO4 CSO4 Na3PO4 Na2S NaCl KCl FeCl3 K2SO4 Al2SO4 का 24H2। अम्लीय लवण से नाम पता चलता होगा, है ना। इसमें क्या अम्लीय लवण में हाइड्रोजन रहेगा तो अम्ल रहेगा। जैसे अम्ल लवण वैसे लवण जिसमें एक से अधिक स्थानांतरण योग हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं, जिसमें कोई चीज़ का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसे समान लवण बोलते हैं, गायब नहीं हो रहा। तो और जिसका हाइड्रोजन का गायब हो रहा है, चाहे एक हाइड्रोजन गायब हो या दो गायब हो, उसे कहते हैं अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3 इसमें एक हाइड्रोजन है तो हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण है। NaHSO4 अम्लीय लवण कहलाएगा। NaHSO4 अम्लीय लवण। भास्मिक लवण नाम पता चलता होगा, एक हमें अम्ल किसी अम्ल द्वारा भास्मिक आंशिक उदासीकरण या फूस बने लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। अम्ल के द्वारा भास्मिक आंशिक उदासीकरण बनता है। अम्ल जितना रहेगा उतना भास्म में रहेगा, दोनों बराबर रहेगा तो उदासीन होगा तो भास्मिक लवण कहलाएगा। लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे PbOHCl का भास्मिक लवण कहलाएगा। BiOH का होल टू NO3 भास्मिक लवण कहलाएगा। CO3 भास्मिक लवण, COH का होल टू भास्मिक लवण, 2PbCO3 भास्मिक लवण, PbOH का होल टू भास्मिक लवण, MgOHCl का होल Cl3 होल सिली, MgOHCl सबका भास्मिक लवण हो गया। मिश्रित लवण वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक अम्लीय मूलक उपस्थित रहता है ना। ऐसा लवण में हमेशा लवण होता है सब, जिसमें एक भास्म रहेगा या एक से अधिक अम्लीय भी रह सकता है। एक भास्म या एक से अधिक भास्म, एक अम्लीय एक से अधिक मूलक रहता है, अम्लीय रहता है, उसमें मिश्रित अम्ल कहते हैं। जैसे दोनों का ही मिल सोडियम पोटेशियम सल्फेट Na सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4 NaKSO4 क्या Na से सोडियम K से पोटेशियम SO4 से सल्फेट NaKSO4। विरंजक चूर्ण के सूत्र होता है जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर OCl/Cl, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। इसका मिश्रित लवण कहलाता है। मिश्रित लवण आता है सोडियम पोटेशियम सल्फेट SO4। विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं OCl/Cl, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। यही कहेगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र होता है CaOH का होल टू, और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना के CO, जिसको बोलते हैं चूने का पानी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया विरंजक चूर्ण का CaOCl/Cl। द्विक लवण या युग्म लवण, डबल साल्ट, दो समान लवणों से नियमित लवण को द्विक लवण युग्म कहते हैं। दो समान लवण से बनता है ना। दो सामान्य लवण, दोनों प्रबल है तो दोनों कमजोर। द्विक लवण जल में घुल करके दो प्रकार का धातु आयन निर्माण करते हैं, दो प्रकार के धातु आयन बनाता है। जैसे मोहर लवण, एग्जाम्पल याद करना, द्विक लवण कहलाएगा। मोहर लवण, पोटास एलम सब क्या द्विक लवण कहलाएगा। मोहर लवण के एग्जाम्पल याद कर लेना है FeSO4 NH4 का होल टू into SO4 6H2O, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज या होल टू NH4 का होल टू इंटू SO4 इंटू 6H2O हो गया मोहर लवण। पोटासियम का एग्जाम्पल हो गया पोटासियम K2SO4, एक में FeSO4 के मोहर लवण, पोटासियम के K2SO4 दोनों मिलता है, खाली Fe का K2 लग गया। NH4 का होल टू, इसमें NH4 का होल टू, इसमें Al2 SO4 का होल 3 रहता है। 6H2 है, इसमें 24H2 है। तो पोटासियम का देख लिया K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 24H2। तो पोटासियम में 24 जल रहता है अणु के, 24 अणु के जल, इसमें 6 अणु के जल रहता है मोहर लवण में। चलते हैं जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट, वैसा लवण जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है, जो घोल में भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है, जटिल लवण कहलाता है। माना अपना घोल में भी वही लक्षण रहेगा जो पहले था, जटिल लवण कहलाएगा। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड जटिल लवण है, जल घुला दो या ना घुला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जटिल लवण है। इसका सूत्र होगा K4Fe/CN6, K4Fe/CN6, K4Fe/CN6 साइनाइड 6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं इसको। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, तो पोटेशियम के K2 लगा देना है, मर्क्यूरिक Hg लगा देना है, आयोडाइड के I4 लगा देना है, I4। तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक Hg आयोडाइड I4, K2Hg I4। डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड AgNH3 का होल टू Cl है Cl। डाइएमिन सिल्वर क्लोराइड AgNH3 का होल टू Ci, सब क्या जटिल लवण के एग्जाम्पल है। लवण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जरा देखते हैं। लवण का उपयोग सोडियम क्लोराइड बनाने में NaCl
NaCl समान लवण है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में से कोई नहीं रहता है। ऑक्सीजन रह सकता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहेगा और OH नहीं रहेगा। मानव आहार का आवश्यक अंग है NaCl, एक बिना खाने नहीं बनेगा। अचार के परिरक्षण में, मांस और मछली के संरक्षण में भी आता है, ढेर सड़ता नहीं है। अनेक रासायनिक जैविक निर्माण में भी आता है। सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन रोग होता है या घेंगा रोग होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन का ठीक रखना है तो सोडियम क्लोराइड खाते रहिए। साधारण नमक खाइए, डिहाइड्रेशन रोग होता है सोडियम की कमी से। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बाई है तो चबाई करिए, खाने वाला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और चबाई करिए तो H लगाइए जरूरी है ना। तो सोडियम NaCO3 रसोई घर में खाना बनाने में काम होता है। पेट की अम्लता को कम करने के आवश्यक रूप में होता है। हालांकि पेट की अम्लता को आवश्यक रूप में अम्लता को कम करने के लिए इसका भी प्रयोग आ रहा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का भी प्रयोग आ रहा था, जिसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में आता है, एंटीडोट के रूप में, और मोलासिस से चीनी तैयार करने में। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बाई है तो चबाई है तो खाइबे करेगा आदमी। कब NaCO3 रसोई घर में पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह आवश्यक रूप में बेकिंग पाउडर मैंने खाने वाला सोडा के रूप में। इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा का बेकिंग सोडा का गया। अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट ये खाने वाला नहीं है, इसलिए में H काट दीजिए। Na2CO3 NaCO3 है इसमें खाली, और सोडियम में 2 लग गया, Na2CO3 और 10H2O लगा देना है। जल के अणु 10 कर देना है। कपड़ों की धुलाई में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O कपड़ों की धुलाई में, इसलिए धोन सोडा भी कहते हैं इसको। कांच निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग, कांच बनाने में। कास्टिक सोडा के निर्माण में, कास्टिक सोडा का मतलब का NaOH का प्रयोग, जिसको सारी कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग देख रहे थे साबुन बनाने में काम आता है। कास्टिक सोडा का प्रयोग देख रहे थे, देखिए कास्टिक सोडा है तो NaOH साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा कागज के निर्माण में, दवाई निर्माण में, घर के कारखाना को भी साफ करने में आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड से भी बनता है। अब कास्टिक सोडा बनता है, कास्टिक सोडा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट भी बनता है ना, ये भी बनता है, CaO से भी बनता है। कास्टिक सोडा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट भी और कैल्शियम CaO भी, कैल्शियम ऑक्साइड भी। अपमार्जक डिटर्जेंट चून के निर्माण में, अपमार्जक डिटर्जेंट जो सल्फर आता है उसको बनाने में सोडियम कार्बोनेट का, इसलिए धोन सोडा कहते हैं इसको। अनेक रासायनिक जैविक के निर्माण में। चलिए पोटेशियम नाइट्रेट एक बार मिला लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O कहते हैं कपड़ा की धुलाई में, इसलिए डिटर्जेंट चून बनाने में, अपमार्जक में आता काम। कांच निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में। पोटेशियम नाइट्रेट ये तो जान रहे हैं गन पाउडर बनाने में, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का काम है KNO3 गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, मतलब कोई बम पड़ाका वाला चीज़ है खतरनाक बनाने में काम आता है। कांच उद्योग में, कांच निर्माण में आता है। अभी भी देखें कांच के निर्माण में कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट, यही कहेगा। कांच उद्योग में कहेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसलिए गन पाउडर में प्रयोग करते हैं कांच। उर्वरक रूप में भी काम आता है, उर्वरक रूप में है ना, उर्वरक रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का भी काम आता है। चलिए क्या कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट में गन पाउडर, आतिशबाजी के सामान बनाने में, कांच उद्योग में, उर्वरक रूप में। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, CuSO4 बोलते हैं इसको, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O बोलते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसमें 5 अणु रहता है जल के कॉपर सल्फेट में। कीटाणुनाशक रूप में प्रयोग करते हैं, कीटाणुनाशक रूप में कीटाणु को नाश करता है फॉर्मिक अम्ल की तरह। फॉर्मिक अम्ल भी कीटाणु को नाश करता है जो बिच्छू कीटाणु रहता है। यह भी कॉपर सल्फेट का काम है। 5 अणु के साथ कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत लेपन में, विद्युत के रंगाई में लेपाई में आता है कॉपर सल्फेट रंगाई या छपाई में भी काम आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर के शुद्धिकरण में, कॉपर है तो कॉपर का शुद्धिकरण करेगा। क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट का शुद्ध होता है CuSO4 5H2O, कीटाणु को नाश करने में, विद्युत के लेपन में, रंगाई और छपाई में कॉपर के शुद्धिकरण में आता है। नेक्स्ट पोटासिलम नाम है K2SO4, जिसको द्विविकलन भी कहते हैं इसको। पोटासिलम है द्विविकलन का एग्जाम्पल है K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 24H2O। पोटासिलम में 24 अणु पानी का रहता है, जल का रहता है। K2SO4 Al2 तक याद रहेगा, Al2 एल्यूमिनियम तक, फिर SO4 का होल 3 24H2O। जल के शुद्धिकरण में, हालांकि जल के शुद्धिकरण में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग देख रहे है ना। पेट्रोल के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा का प्रयोग और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा NaOH या है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं पेट्रोल का शुद्धिकरण। लेकिन यहाँ जल का शुद्धिकरण करा तो जल का शुद्धिकरण में कहो पोटासियम का प्रयोग करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम है जल को मृदु बनाने में, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोटासियम हो गया, इसे देखते हैं। पोटासिलम K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 24H2O, जल को शुद्धिकरण में काम आता है, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में काम आता है। औषधि निर्माण में, औषधि बहुत सारा चीज़ है जो बनता है। रंगाई में रंग बंधक के रूप में, रंगाई में आता है, रंग को बांध देता है,
पोटासियम शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहना रोकने में, जैसे दाढ़ी बनाने में पोटासियम का प्रयोग करते हैं ताकि खून रोका जा सकता है, पोटासियम से रगड़ देते हैं गाल में। चमड़ा उद्योग में काम आता है, चमड़ा उद्योग में भी पोटासियम का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं पोटासियम जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में, रंगाई में रंग के बाधक रूप में, शरीर के किसी भी अंग के थोड़ा कट गया उसको खून को बहने रोकने में चमड़ा उद्योग में काम आता है, चमड़ा उद्योग में। तो क्या कहते हैं मिला लेते हैं हम लोग। तो लवण का उपयोग देखते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड समान लवण कहते हैं, मानव के आहार का आवश्यक अंग है, इसलिए अचार के परीक्षण में काम आता है। मांस मछली के संरक्षण में, अनेक रासायनिक जैविक में सोडियम के कमी से कौन सा रोग होता है? डिहाइड्रेशन रोग होता है, डिहाइड्रेशन रोग। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई है तो बाई तेज लग गया है ना, NaOH अगर N एक जगह पर 2 लग जाएगा, H हट जाएगा, CO3 10H2 तो सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये रसोई घर में पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह औषधिक रूप में, बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा के रूप में, अग्निशामक यंत्र में भी प्रयोग होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2 कहते हैं इसको। कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, कांसी सोडा के निर्माण में अपमार्जक कांसी सोडा है, धोने वाला सोडा कहते हैं इसको। NaOH बोलते हैं इसको, जिसको कांसी सोडा बनता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड से भी और सोडियम कार्बोनेट से, दोनों से बनता है कांसी सोडा, पीछे पढ़ लीजिए। अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में, इसलिए कांसी सोडा कपड़ों की धुलाई में काम आता है। अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में अनेक रासायनिक जैविक में, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, कांच उद्योग में, उर्वरक में। कॉपर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2 कीटाणुनाशक रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई छपाई में कॉपर का शुद्धिकरण आता है। पोटासियम K2SO4 Al2 K2SO4 Al2 2 लग रहा है, SO4 फिर लग रहा है, 4 फिर होल 3 24H2। जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में, रंगाई में, रंग बंधक के रूप में, शरीर के किसी अंग थोड़ा कट जाने पर खून को बहना रोकने में, चमड़ा उद्योग में भी काम आता है, चमड़ा उद्योग में किसका? पोटासियम का प्रयोग। अब चलते हैं पीएच मूल्य, पीएच वैल्यू 1909 में सोरेनसन ने खोज किया था इसको। कौन किया था? सोरेनसन ने खोज किया था, लिख सकते हैं, सोरेनसन द्वारा खोजा गया था। पीएच वैल्यू, पीएच मूल्य एक संख्या होती है। क्या पीएच का एक संख्या है जो पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच से पता चलता है अम्ल की क्षार है। इसका मान हाइड्रोजन H+ के सांद्र के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। H के उल्टा होता है, वो भी लघुगणक के बराबर होता है। जैसे पीएच वैल्यू होता है हाइड्रोजन का उल्टा हो गया 1/H हो गया व्युत्क्रमानुपाती, और लघुगणक मतलब लॉगरिथम के बराबर, लॉगरिथम है ना, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, हाइड्रोजन के व्युत्क्रमानुपाती है दोनों। पीएच बराबर log 1/H+। पीएच बराबर यहाँ से ले जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाता है तो -log H+ लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाता है तो -log H+ लिखेंगे। नेक्स्ट पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। जिन विलीनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिन विलीन का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहलाता है। उदासीन विलीन का मान पीएच मान 7 होता है, ये ध्यान में नहीं रख सकना। पीएच मूल्य का उपयोग एल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योग में होता है। पीएच मूल्य का उपयोग किसमें होता है? एल्कोहल में भी होता है, चीनी में भी होता है, चीनी में, कागज के उद्योग में होता है। कुछ पीएच मान यहाँ से देख लेना, ठीक ना। नींबू का पीएच में 2-4 गो नींबू, 2 से लेकर 2.2-2.4 तक। सिरका का भी लिखना है 2.4 से लेकर 3.4। सिरका का अक्षर 1 2 3 अक्षर है, 3 लिखना है, 2.4 से लेकर 3.4, 3 हो गया। शराब के भी 1 2 3 अक्षर है तो शराब में 2 3 2 8 से 3 8 यानी कि 3 होता है। टमाटर जूस में 4 होता है, 4 से लेकर 4.4। टमाटर में 1 2 3 4 अक्षर है तो 4 होता है 4। बियर में याद करना है, बियर को देखना है तो 4 इंग्लिश अक्षर में देखो, 1 2 3 4 बियर, 1 2 3 4 4 5 होता है, 4 5। कॉफ़ी में होता है 4.5 से 5.5 है ना। कॉफ़ी में 6 अक्षर होता है लेकिन लिखना है 4.5 से 5.5। मानव मूत्र में 5.5 से 7.5, 5.5 से 7.5, 3 इधर अक्षर हो गया और 2 इधर, 3 2 5 5 उसे 5.5 से 7.5। मानव लार पूछेगा तो 6.5 से 7.5, तो पूछे मानव लार क्या है? क्षार है, क्या मिले तो क्षार हो गया 6.5 से 7.5, क्योंकि 7.5 चल जाता है क्षार में। मानव रक्त के 7.4 भी देता है, 7.3 से 7.4 हो गया आपको। मानव रक्त के 7.4 या 7.3। दूध के पीएच मान तो दूध को पूछेगा तो 6.4 होता है, 6.4। नींबू के 2.4, सिरका के 2.4 से 3.4, शराब के 2.8 से 3.8। टमाटर जूस में है ना 4 को अक्षर 1 2 3 4 को अक्षर तो 4 लिखना है। बियर में 4 अक्षर तो 4.5, 4 से 4.5। कॉफ़ी में 6 अक्षर लेकर लिखना 4.5 से 5.5। मानव मूत्र में 5.5 से 7.5, क्योंकि मानव में 3 2 3 5 है, 5.5 से 7.5। मानव लार 6.5 से 7.5,
मानव रक्त 7.5 से 7.5, दूध के 6.4, दूध का तो 6.4 जो अम्लीय होता है दूध। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है? खोज कर था सोरेनसन ने किया था 1900, कब किया था? 1909 में सोरेनसन ने खोज किया था। तो पीएच का वैल्यू जीवन में क्या क्या महत्व जरा देखते हैं। मनुष्य के और पशु में भी पीएच का भी वैल्यू है। अगर शरीर में होने वाले जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से लेकर 7.8 तक रहता है। जैव रासायनिक में जितना है सभी में पीएच का वैल्यू देखेगा कोई भी जीव है तो 7 से लेकर 7.8 तक मिलेगा। देख लीजिए इधर है ना, मानव मूत्र में 7 से लेकर 7.8, 5 7.5 हुए हैं। मानव लार में देखिए 6.5 7.5 के अंदर है। मानव रक्त 3.5 से 7.5 7.5। मानव लार और रक्त दोनों का वैल्यू 7.5 है। और मूत्र का भी वैल्यू देख रहे हैं 7.5। मूत्र लार रक्त 7.5, ये जरूर याद करना है। मूत्र लार रक्त दोनों का 7.5, दूध के 6.4 सब बन रहे हैं। वही कह रहा है 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है जैव रासायनिक क्रिया में। यहाँ तक कि पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डाल सकता है। अगर थोड़ा सा परिवर्तन होगा 7 से लेकर 7.8 से थोड़ा सा चेंज हो ज़्यादा हो गया, शरीर में रोग हो जाएगा, कम होगा फिर शरीर में रोग होगा। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर अम्लीय वर्षा कह रहा है, अगर अम्ल जब बारिश होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का वैल्यू होता है 5.6 से कम। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है और वह अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम से जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन होता है। तो पानी बरस रहा है तो जाहिर सी बात है वर्षा का पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। वही अम्लीय वर्षा जाता है नदी नाला में तो अम्ल और हो जाता है, जिस कारण जीव जंतु मर जाता है और कठिन होता है जीने में। पौधे में पीएच का एक विशिष्ट महत्व है। एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी में पौधों का स्वस्थ विकास होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि विशिष्ट पीएच के वर्ग जो वर्ग है मैंने देखो जनरल जो पीएच का वैल्यू होता है वो मिट्टी में होना चाहिए। वही कह रहा है मिट्टी में एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी में पौधे का स्वस्थ विकास होता है। यह मिट्टी क्षारीय या अत्यधिक अम्लीय नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा क्षार होना चाहिए ना अत्यधिक अम्लीय। ज़्यादा क्षार हो तो खराब है, ज़्यादा अम्लीय हो तो भी खराब होता है। पौधे में पाचन तंत्र में देखा जाए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है, सही बात है ना, जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है। यही ध्यान रखना, मसालेदार खाना खाने से पेट में अम्ल बनता है, जो कि अम्लता पेट में जलन एवं कभी कभी दर्द का कारण बन जाता है। ज़्यादा मसाला खाने से क्यों दर्द हो जाता है और जलन होता है पेट में, जलन और कभी कभी दर्द के कारण, क्योंकि पहले से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, खाना खा लिए मसाला और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, बढ़ गया तो जलन और कभी कभी दर्द होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए कैसे चाहिए? प्रति अम्ल और मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशिया का दूध या तो हम कह सकते हैं प्रति अम्ल या कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह क्षार का उपयोग करना चाहिए। प्रति अम्ल मैग्नीशिया का दूध देख लीजिएगा MgOH/2 पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशिया का दूध कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में। हालांकि पेट की अम्लता दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, पेट की अम्लता को कमी को औषधि रूप में। तो पाचन तंत्र देख लिया है ना, ज़्यादा खाना खाने से, मसालेदार चीज़ खाने से अम्लता बढ़ता है तो जलन और कभी कभी दर्द होता है। इसको ठीक करने के लिए प्रति अम्ल का मतलब होता है एंटीडाइक, है ना। प्रति अम्ल मैग्नीशिया का दूध का प्रयोग करते हैं, वो भी क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार वाला होना चाहिए, तब क्षार हो जाएगा तो ये अम्ल बढ़ जाएंगे, इसको कम कर देगा। जानवर और पौधों के स्वरक्षा में रहता है। जानवर और पौधे के जो स्वयं रक्षा करता है, किसको रक्षा करता है? पीएच वैल्यू जानवर को भी और पौधों को भी। जैसे मधुमक्खी के डंक से स्वयं रक्षा कर लेता है। मधुमक्खी के डंक से कभी गंभीर जलन होता है, जिसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल रहता है, या इसमें मौजूद मेथनोइक अम्ल रहता है या फॉर्मिक अम्ल रहता है, के कारण से मेथनोइक अम्ल के कारण से होता है। यह एक हल्का क्षारक जैसे कि बेकिंग सोडा के प्रयोग से दर्द में राहत होती है। बेकिंग सोडा माने धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के कहते हैं, इसी को बोलते हैं। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा। Na2CO3 Na2 इसी का प्रयोग करने से धुलाई वाला कपड़ा का प्रयोग से डंक मारने से ठीक हो जाएगा। वही कह रहा है मेथनोइक अम्ल के कारण हल्का दर्द होता है। एक हल्का क्षारक लगा देने से जहाँ मधुमक्खी मारना ठीक हो जाएगा। जैसे कि बेकिंग सोडा के प्रयोग से, बेकिंग सोडा है ना के प्रयोग से दर्द में राहत होती है। कुछ पौधे जैसे कि नेटल पौधे में चुभने, कुछ पौधा में भी फॉर्मिक अम्ल रहता है ना, उसका अम्ल रहता है। नेटल पौधा देखिएगा, नेटल पौधा उसमें भी अगर नेटल पौधा का चुभ जाएगा तो नेटल पौधे वाले बाल होते हैं, जैसे हमने करेले है, नेटल पौधा कहते हैं। नेटल पौधा जो किसी जानवर या मानव शरीर के संपर्क में आने पर उनके शरीर में मेथनोइक अम्ल के अंतः प्रक्षेपण कर देता है। मेथनोइक अम्ल भी ऊपर में रहता है।
जिसके कारण गंभीर दर्द और जलन महसूस होता है। नेट पौधा के पास उगने वाला डंक पौधा भी रहता है। बगल में डंक पौधा भी रहता है। उसके पत्तों को प्रभावित अंग पर मलने से राहत प्रदान करती है। बगल में डंक नेटल पौधा है, बगल में रहता है डंक पौधा। ये काटा तो इसको मल दो, ठीक हो जाएगा। उसमें भी मेथनोइक अम्ल रहता है, या फार्मिक अम्ल कहेंगे। फार्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहते हैं। दंत क्षय भी दंत का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बनाता है। दंत का इनामेल जो रहता है, दांत का जो इनामेल रहता है ना, इनामेल किसका बना रहता है ना, इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बनाता है। दांत का जो इनामेल किसका बनाता है, इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बनाता है, जो मैंने कैल्शियम फॉस्फेट जो कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। अच्छा, इनामेल जो है, इनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, खाने से प्रभाव नहीं पड़ता इनामेल पर। लेकिन यदि मुंह और हर भोजन के बाद ठीक से नहीं धोया जाए, अगर मुंह नहीं धोते हैं तो खाद्य कण जो है और चीनी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के कारण सड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन होता है। बैक्टीरिया आ जाता है तो अम्ल का उत्पादन होता है और पीएच मान 5.5 से नीचे चला जाता है। 5.5 से नीचे चल गया तो इस प्रकार बनी अम्लीय दशा से दांत का इनामेल क्षीण होता है, कमजोर हो जाता है और लंबे समय में दांत क्षय का कारण बन जाता है। इसलिए मुंह धोते रहिए, दांत का इनामेल बना रहेगा। दांत 5.5 से नीचे आया तो दांत खराब हो जाएगा। बफर नियम क्या है? बफर नियम वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, बफर विलयन कहते हैं। वह विलयन जो कि अम्ल हो या क्षार हो, अम्ल को क्षार है, साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन के बिना, अम्ल है और क्षार है, दोनों में चेंज नहीं हुआ। अम्ल डाले, इसमें अम्ल है, ऊपर से अम्ल डाले, कोई चेंज नहीं हुआ। क्षार है, क्षार में ही क्षार डाले, कोई चेंज नहीं हुआ। और परिवर्तन किए बिना अवशोषित हो जाता है, अवशोषित भी हो गया, उसे कहते हैं बफर विलयन। जैसे लाल में लाले डालेंगे तो लाले हो गया, कोई चेंज हुआ तो बफर विलयन हो गया। कोई अवशोषित हुआ, चेंज भी अवशोषित भी हो गया, अवशोषित कर लेता है, उसे बफर विलयन कहते हैं, बिना चेंज किए हुए। जैसे सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का मिश्रण, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल दोनों का मिश्रण कीजिएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रभाव बफर विलयन है। किसे है? क्योंकि दोनों सोडियम एसीटेट को एसिटिक अम्ल में डालिए या एसिटिक अम्ल को सोडियम एसीटेट में डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अवशोषित भी कर लेगा, इसको अपने में मिला लेगा, एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट को अपने में मिला लेगा और सोडियम एसीटेट से एसिटिक अम्ल को अपने में मिला लेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे था पहले उसे नहीं दिखा था। इसी मिश्रण को बोलते हैं प्रभावी बफर विलयन। जब उसे पानी में विलीन किया जाता है तो जिस विलीन में बफर विलयन अंतर्विष्ट होता है वह अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैसे सेकंड के